आप लोगों को शर्म नहीं आती है एक लड़की की जिंदगी खराब करने के बाद और दूसरी लड़की का भविष्य खराब करने के लिए पूरी फैमिली निकल पड़ी है। कुछ तो शर्म करो बेशर्मो। कौन थी जो भरी शादी के मंडप में दूल्हे सहित उसके परिवार को ऐसा बोल रही थी? क्या उसकी कही हर बात सच थी? क्यों दूल्हे के घर वाले उसकी बात सुनकर भी चुप थे? इस कहानी को जानने के लिए आपको पूरी कहानी देखनी पड़ेगी। जब अशोक, बिमला और ललिता तीनों बात कर रहे होते हैं तभी ललिता बोलती है, उफ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ माँ जी। इससे तो घर के काम तक ढंग से नहीं होते। कैसी मनुष्य से शादी कर ली है देवर जी ने। रहने दे बहू, अब कितना बोलेगी? देखते देखते ये लड़की ढीठ हो चुकी है। अब बता, इसे बोलकर कोई फायदा है क्या? करमजली मरती भी तो नहीं है। फिर भी माँ जी, अब क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? एक तो 1 रुपया भी अपने घर से लेकर नहीं आई और अकर तो देखिए जैसे कि यही हमें पाल रही हो। अब क्या ही कहूँ, बस अब तो मेरा मन कहता है छुटकारा मिल जाए, इसका मनहूस चेहरा दोबारा देखना ना पड़े। हाय मेरी किस्मत, बहू भी आई है तो गरीब घर की, 1 रुपया तक नहीं लेकर आई। अरे माँ जी, छुटकारा कैसे मिलेगा ये भी तो सोचिए जरा। अगर हमने इसे घर से निकाल दिया तो कहीं ये जाकर पुलिस में रिपोर्ट ना लिखवा दे। अरे ऐसे कैसे पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएगी? मैं उसकी टांगे न तोड़ दूं। दोनों सास बहू बात कर ही रही होती हैं, तभी वहाँ अशोक की बीवी सुमन आती है। जी हाँ, वही लड़की जिसने अशोक की शादी में बवाल मचा रखा था। ऐसे ही एक दिन जब सुमन अपने पति को ढूंढते हुए ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ अशोक कुछ दोस्तों के साथ जुआ खेल रहा था और शराब भी पी रहा था, तभी सुमन आकर बोलती है, क्यों जी, आपको कोई काम नहीं है तो घर के कामों में मेरी कुछ मदद कर दीजिए। आपको दिखता नहीं है या आप देखना ही नहीं चाहते हो? आपने मुझे प्यार करके शादी की है, फिर भी मुझे कितनी तकलीफ देते हो आप। अरे बस कर, अब क्या जान लेगी मेरी? जाने का इतना शौक है ना तो छोड़ के क्यों नहीं चली जाती तू मुझे? सर की मुसीबत तो टलेगी मेरे। सुबह शाम कान के पास आकर बजती रहती है। अच्छा, आपका मतलब है मैं आपके कान के पास आकर बजती रहती हूँ? पहले तो आपको मेरी बातें बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हो गया? क्यों अब मेरी बातें आपको चुभने लगी हैं? अब मेरा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। चल घर चल, तुझे तो आज मैं सबक सिखाता हूँ। आपने पी रखी है? हे भगवान, आपको शर्म नहीं आती है? आपके अंदर कितनी सारी गंदी आदतें हैं। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती। शर्म तो मैं पिछली बार सट्टे में हार गया तो वहीं छोड़ दिया था। अब हार गया हूँ तो लेके क्या हो? अब ना शर्म मेरे को जानती है और ना मैं शर्म को। हम दोनों एक दूसरे को तो पहचानते ही नहीं है। मैंने आपको सब्जियां लाने के लिए पैसे दिए थे और आपने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। अगर माँ जी पूछेंगी तो मैं क्या जवाब दूंगी? माँ जी तो मुझे जीते जी ही मार डालेंगी। तूने दिए थे तो क्या अब क्या जान से मार देगी मुझे? अरे इतना हक जता रही है। अरे मेरे पैसे है, मैं उड़ाऊं चाहे कुछ भी करूं, तेरा क्या जाता है? निकल यहाँ से, निकल तू। पति का ऐसा व्यवहार देखकर वो दंग रह जाती है। अशोक को गैम्बलिंग का बहुत बड़ा शौक था। पत्ते खेलना, सट्टा लगाना, दारू पीना और लड़कीबाजी करना। एक तरफ से कहे तो अशोक में एक ऐसा भी गुण नहीं था जिसे देखकर कोई लड़की उससे प्यार कर सकती। ऐसे ही एक दिन सुमन अपनी सास और जेठानी से कहती है, माँ जी, जेठानी जी, क्या आप दोनों को पता है आपके बेटे में कितनी बुराइयां हैं? शायद आप लोगों को पता भी नहीं है कि वो क्या करते हैं। अरे बस कर झूठी कहेगी। हमें तुझ जैसी ढोंगी लड़की पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है और हमें पता है हमारे घर का लड़का कैसा है। मेरा देवर बहुत सीधा है, तो उस पर बिना बात के इल्जाम लगा रही है। नहीं जेठानी जी, मैं इल्जाम क्यों लगाऊंगी अपने पति पर? मैं तो बस आप सबको बता रही हूँ कि ये जुआ खेलते हैं ताकि आप बड़े लोग उन्हें डांट सको। देख रही हूँ माँ जी, अपने पति का बुरा चाहती है और हमें फंसाना। अगर इधर उधर हो जाए तो हम फंसे, ये कुलक्षणी नहीं। अगर आप लोगों को नहीं करना मेरा भरोसा तो मत कीजिए। मुझे भी कोई शौक नहीं है बिगड़े हुए इंसान के साथ रहने का। मैं अभी इसी वक्त आपके बेटे का साथ छोड़कर जाती हूँ। हाँ चली जा। वैसे भी तुझे रोक कौन रहा है? तू कब निकले इस घर से, हम तो यही चाहते हैं।
अब जब निकल ही गई है तो दोबारा लौट कर आने की सोचियो भी मत। सुमन के घर से निकलते ही ललिता और बिमला अपने घर के बेटे अशोक के बारे में बात करते हुए, माँ जी, अब तो मुझे लगता है अशोक की शादी करवा देनी चाहिए, वो भी कोई मालदार लड़की से जो दिखने में भी अच्छी हो और पैसे भी भरे पूरे हो। हाँ बहू, तूने मुझे ये अच्छी बात याद दिलाई है। वैसे मैंने 2-3 जगह पर बात कर रखी है, लेकिन वहाँ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया, इसीलिए मैं भी अभी चुप हूँ। सोचा तो बहुत बार, लेकिन होता कुछ नहीं। माँ जी, अगर आपकी मर्जी हो तो क्या मैं देवर जी का रिश्ता अपनी गांव की सरपंच की बेटी के लिए भिजवा दूं? वैसे भी सरपंच को अशोक बहुत पसंद है, अगर उससे शादी हो जाती है तो सरपंच जी भी भर भर के दहेज देंगे अपनी बेटी को। लो, अशोक से ही पूछ लो, वो उस लड़की से शादी करेगा या नहीं। किस लड़की की बात कर रही हो माँ, और शादी किसकी करवा रही हो? हाँ देवर जी, आपकी शादी। अब क्या कर सकते हैं, अगर आपकी पहली पत्नी दूसरे लड़के के साथ भाग गई तो अब इसमें आपकी कोई गलती तो है नहीं ना। भाभी, आप कह रही हो ये सब? होश में तो हो आप? अरे मेरी पत्नी भागी नहीं है किसी के साथ, अरे घर छोड़ के और मुझे छोड़ के गई है बस। आप पागल हैं क्या? आपसे कोई भी इस बारे में पूछे तो आपको और हम सबको यही बोलना है कि आपकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है। ललिता जैसे ही बताती है, घर वाले वैसा ही करते हैं। कुछ दिनों के बाद ललिता अपने देवर और सास को लेकर अपने गांव पहुंचती है और सरपंच की बेटी से अशोक का रिश्ता तय करवाती है। कुछ दिनों बाद अशोक अपने घर के पास बैठकर कुछ लोगों के साथ जब जुआ खेल रहा होता है, तभी लड़की का भाई देख लेता है और अपने चाचा को जाकर सब बता देता है। उस ललिता की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी बेटी की जिंदगी खराब करेगी वो। हम अभी उसके घर जाकर उससे बात करते हैं। शरद बातें सुनते ही ललिता के ससुराल पहुंच जाता है और गुस्से में कहता है, अरे देखिए समधन जी, ये जो ललिता है ये हमारी गांव की बेटी है, इसीलिए मैं इस घर से रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार हो गया। और ललिता, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा देवर 1 नंबर का जुआरी है, जुआरी। अरे नहीं नहीं चाचा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई होगी। वो क्या है ना, अशोक अपने दोस्तों की बहुत मदद करता है। दोस्तों को मुसीबत से बचाने के लिए वो खुद उस जगह पर जाता है जहाँ वो जुए खेलते हैं, तो वहीं जाकर वो उन्हें समझाता है। शायद आपने तभी देख लिया होगा। अच्छा चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, और तुम तो हमारी गांव की बेटी हो, इतना तो भरोसा कर ही सकते हैं। अरे चाचा जी, मेरा देवर बहुत शरीफ है, आज तक उसने गलत चीज को हाथ तक नहीं लगाया, बस दोस्तों को बचाने जाया करता है, इतनी सी ही गलती है उसकी। ललिता के चिकनी चुपड़ी बातों पर सरपंच फंस जाता है और दोबारा सवाल नहीं करता। ऐसे ही कुछ दिनों बाद जब अशोक किसी के साथ बैठकर दारू पी रहा होता है और उसे शरद देख लेता है और खुद से बोलता है, अरे ये तो अशोक लगता है, लेकिन ये किसके साथ झगड़ा कर रहा है? क्या ललिता ने मुझे झूठ बोला था अपने देवर के बारे में? अभी जाकर बोलता हूँ। आज पहली बार नहीं था जब शरद को अशोक के दारू पीना और झगड़ा करने के बारे में पता चला हो। अशोक की हरकतें देखकर शरद फिर ललिता से मिलने जाता है और ललिता अपने देवर को फिर से झूठ बोलकर बचा लेती है। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और आज शादी का दिन था। शादी हो ही रही थी तभी वहाँ सुमन आ जाती है और अशोक को थप्पड़ मारती है और बोलती है, कुछ तो शर्म करो बेशर्मो, जरा भी शर्म नहीं है। मेरी जिंदगी तो तबाह कर ही दी है, अब इसके क्यों? पैसे वाली है इसीलिए। अभी तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। एक बीबी के होते हुए दूसरी शादी करने का नतीजा। इंस्पेक्टर जी, ले जाइए इन तीनों को और बताइए कि किसी लड़की की जिंदगी मुफ्त में नहीं मिलती है। अरे ओ लड़की, हमरे दामाद जी के साथ झगड़ा क्यों कर रही हो और इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो तुम इन पर? गंदा इल्जाम क्यों? आपको अपनी बेटी की जान प्यारी नहीं है क्या, जो ऐसे दारूबाज सट्टेबाज लड़के से शादी करवा रहे हो? लड़की की जब भी शादी कराओ सब कुछ देखने के बाद ही शादी करनी चाहिए। घर वाले कैसे भी हो चलेगा, लेकिन हम सफर हमेशा वफादार होना चाहिए। अरे बेटी, लेकिन तुम हो कौन जो हमारी बिटिया को बचाने के लिए यहाँ तक आ गई? मैं अशोक की पहली बीवी हूँ जो इनकी हरकतों की वजह से छोड़कर चली गई थी, और जब मुझे पता चला कि ये इंसान फिर से शादी करके किसी लड़की की जिंदगी खराब करने चला है,
तो मैं पता पूछते हुए यहाँ आ गई। अरे बिटिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिटिया, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचा ली बिटिया। एक तरफ एक बाप अपनी बेटी को गले लगा लेता है, दूसरी तरफ अशोक और उसके परिवार वालों को पुलिस ले जाकर धोखाधड़ी के केस में सजा सुनाती है। और अब सुमन भी बिल्कुल सुरक्षित अपने घर पहुंच जाती है और सुरक्षित रहती है। आरुषि दिखने में बहुत ही पतली थी। वो कितना भी खाती पीती, उसके शरीर को लगता ही नहीं था। एक रोज वो अपने कमरे में कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। तभी उसकी माँ अंजना उसके लिए नाश्ते में गरम दूध और ऑमलेट ले आती है। साज सिंगार तो ऐसे करती है जैसे कॉलेज नहीं किसी समारोह में जाना। शीशा निहारना छोड़ और खाना खा। माँ, थोड़ी देर में मैं बाहर आ ही तो रही थी। पता नहीं मेरे खाने पीने को लेकर आपको इतनी चिंता क्यों रहती है? क्योंकि सूखती जा रही है तू कितना भी खाती है लेकिन तेरा वजन है कि बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाँ तो अच्छा है ना, वजन बढ़ेगा तो मैं फैल जाऊंगी और मुझे मोटी नहीं दिखना। अच्छा ये सब छोड़ो, बनाया क्या है? ऑमलेट और ये बादाम वाला गरम दूध। चल जल्दी से नाश्ता कर। माँ, मुझे दूध बिल्कुल भी नहीं भाता। फिर उसमें चाहे आप बादाम मिला कर दो या पिस्ता, ये दूध लेकर जाओ यहाँ से। अरे दूध से ताकत आती है, पी जाना। माँ, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, मुझे नहीं पीना, साइड करो इसे। इतना कहकर वो दूध का ग्लास साइड में रखकर ऑमलेट खाने लगती है। आरुषि की माँ उसके खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन आरुषि को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी माँ उसे मना कर थक जाती थी, लेकिन वो दूध से दूर ही रहती थी। कुछ दिनों बाद अंजना आरुषि के लिए बकरी का दूध लेकर आती है और उसे पीने को देती है, जिसे देखते ही आरुषि नाक सिकोड़ कर कहती है, माँ एक काम करो ना, मुझे ये दूध ग्लास में नहीं लोटे में लाकर दे दो। सच में तू लोटे में दूध पीना चाहती है? रुक अभी लाती हूँ। पीना नहीं चाहती, ये दूध में लोटे में ले जाकर भोलेनाथ को चढ़ा दूंगी। दूध में भी भला कोई टेस्ट होता है? और ये कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, ये बकरी का दूध है। पता भी है कितना ढूंढने के बाद मिलता है। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और तुझे मेरी कसम है, तुझे दूध तो पीना ही पड़ेगा। बहुत महंगा है नालायक। माँ आप भी ना, मुझे गाय भैंस के दूध से दिक्कत नहीं है जो आप बकरी का दूध ले आई, मुझे दूध से ही दिक्कत है। और ये कसम वसम मत दिया करो, अभी पीना पड़ेगा ना मुझे ये। अपनी माँ के बहुत कहने पर वो बकरी का दूध पीने को तैयार होती है और आंखें बंद करके एक घूंट पीते ही अपनी माँ से कहती है, ये इतना टेस्टी क्यों है? माँ, बकरी के दूध में कुछ अलग ही स्वाद है। चलो तुझे किसी दूध में तो स्वाद आया, सही है। इसे पीकर तू अपनी सेहत बना, वरना ऐसे सूखती रही तो खाते पीते घर का लड़का भी पसंद नहीं करेगा तुझे। अच्छा तो मेरी शादी की चिंता है आपको, इसलिए मुझे बकरी का इतना महंगा दूध पिला रही हो। कोई नहीं, क्योंकि ये बकरी का दूध पीकर मजा आ गया मुझे। इतना कहकर वो पूरा ग्लास दूध एक सांस में पीती है, जिसके बाद से वो रोज एक टाइम बकरी का दूध पीने लगती है, जिसके कारण 1 महीने में उसका वजन बढ़ता है। साथ ही उसके चेहरे की सुंदरता में भी निखार दिखने लगता है। एक दिन आरुषि के लिए सक्षम नाम के लड़के का रिश्ता आता है। आरुषि चाय लिए हॉल में आती है और चाय पीकर लड़के की माँ रजनी कहती है, अरे वाह बहन जी, चाय तो जबरदस्त बनी है। आपकी बेटी ने बनाई है क्या? जी जी बिल्कुल, इसके हाथ की तो चाय का कोई जवाब ही नहीं है। बड़ी गुनी है मेरी बेटी। माँ भी ना खामखा ही मेरी तारीफ कर रही है। अब चाय में बकरी का दूध इस्तेमाल किया है तो चाय भला बेकार कैसे बन सकती है? ये सुनते ही चाय पी रहे सक्षम के मुंह से चाय की पिचकारी निकलती है, तो वो माफी मांगकर कहता है, माफ कीजिए, बकरी के दूध की चाय पीती हैं आप? हाँ, लेकिन आप लोग इतना चौंक क्यों रहे हैं? आप लोग कुछ खाइए भी तो सही। बेटा, लगता है ये लोग कुछ ज्यादा ही धनवान है और फिर लड़की भी सुंदर है। मैं तो कहती हूँ हाँ कर दे। माँ, मुझे तो आरुषि एक नजर में ही भाग गई। अब आप बात आगे बढ़ा ही लो। इस तरह दोनों ही हाँ होने पर रिश्ता तय कर देते हैं और 1 महीने के भीतर ही सभी रस्मों रिवाजों के साथ सक्षम और रजनी शादी के बंधन में बन जाते हैं। ससुराल में आरुषि एक आदर्श बहू की तरह अपनी जिम्मेदारियां संभालने लगती है। एक रोज सुबह के समय वो सबके लिए चाय लेकर आती है। तभी सक्षम सिर्फ 2 ही कप चाय देखकर कहता है, आरुषि, तुम्हारी चाय कहाँ है? इतनी देर से जगी है बहू, पहले ही बनाकर पी ली होगी। जी नहीं सासू माँ, मैंने चाय नहीं पी, क्योंकि मुझे बकरी के दूध में बनी चाय ही पसंद है बस। देख बहू, इतने फालतू पैसे नहीं है कि इतना महंगा बकरी का दूध चाय बनाने के लिए लाए। और फिर दूध तो दूध होता है, गाय का हो या बकरी का,
सासू माँ, अगर ऐसा होता ना तो बकरी का दूध भी यूँ पैकेट में बिकता। देखिए जी, भले ही चाय ना पीऊं, लेकिन रात को सोने से पहले दूध जरूर पीकर सोती हूँ। इसलिए बकरी का दूध लगवा दीजिए, ज्यादा नहीं, बस आधा लीटर, उसमें मेरा काम चल जाएगा। अरे पर आरुषि, बकरी का दूध मिलता कहाँ है, मुझे क्या पता। अरे तो पता कीजिए, अपनी पत्नी के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। और सासू माँ, फायदे करने वाली चीजों में पैसे खर्च करने से कोई नुकसान नहीं होता। इससे पहले कि रजनी उसकी बातों का कोई जवाब देती, आरुषि अपनी बात कहकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब आरुषि के बोलने पर भी उसे बकरी का दूध नहीं मिलता, तो वो शाम को सक्षम के घर लौटने पर कहती है, मेरी बात क्या तुम्हारे कानों में नहीं जा रही है? 2 दिन हो गए हैं, अब तक घर में बकरी का दूध नहीं आया। मेरी बात की कोई वैल्यू है कि नहीं? अरे तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने माँ को कह तो रखा है, अब बकरी का दूध ऐसे आते जाते तो नहीं मिल जाता ना। देखो जी, सासू माँ का तो पता नहीं, लेकिन कल शाम तक मुझे पीने के लिए बकरी का दूध नहीं मिला ना, तो मैं आपका खून ही पी जाऊंगी। वो तो शादी के बाद से ही पी रही हो। क्या कहा? कुछ भी तो नहीं, शांत हो जाओ, माँ ले आएंगी। ले आएगी नहीं, ले आई। बाप रे, कितना महंगा है ये बकरी का दूध, 60 से 70 का लीटर है। मेरे तो सुन के ही होश उड़ गए, उल्टे पांव लौट रही थी मैं तो। फिर मैंने सोचा बकरी का दूध पीने वाली बहू की फरमाइश है तो लेना तो पड़ेगा ही। लेकिन आपके हाथ तो खाली हैं सासू माँ, सिर्फ कहने के लिए बकरी का दूध लाई हैं या सच में आपको दूध मिला भी? किचन में रखा है, देख ले। एक तो इतनी मेहनत से कहां से पता करके लाई हूँ, और एक ये है कि इसे यकीन ही नहीं हो रहा। तभी आरुषि किचन में जाती है जहाँ सच में दूध था, तो वो उसे गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा देती है और कुछ देर में पी लेती है। समय बीतता है तो आरुषि अपनी सास को रोज बकरी के दूध के लिए तंग किया करती, जिससे परेशान होकर रजनी अपना दुखड़ा पड़ोसन को जाकर सुनाती है। अरे बहन, ना जाने कौन सी घड़ी में बकरी का दूध पीने वाले बहू पल्ले पड़ गई। दूध पीकर अपनी सेहत तो बढ़ा रही है, लेकिन उसके बकरी के दूध का खर्चा उठाकर मेरी तबीयत ढीली हो रही है। ये तो बड़ी परेशानी है रजनी। हफ्ते में 1 आध दिन तो समझ भी आता है, लेकिन रोज रोज ही इतना महंगा दूध किसी के कलेजे से कैसे उतर सकता है? अरे वो एक सांस में दूध गटक गई, क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। रजनी, तू ना एक काम कर। इतना कहकर पड़ोसन रजनी के कान में एक आइडिया बताती है, जिसे सुन रजनी के चेहरे पर मुस्कान आती है। अगले दिन जब आरुषि पौधों को पानी दे रही थी, तो घर के बाहर बकरी देखकर डर के मारे वो पीछे होते हुए कहती है, अरे ये किसकी बकरी आ गई यहाँ? बहू, ये बकरी आई नहीं है, बल्कि मैं लाई हूँ तेरे लिए। सासू माँ, क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? मुझे जानवरों से डर लगता है, तू रखिए इसे। कैसी बातें करती है बहू, इसी बकरी का दूध तो तू बड़े चाव से पीती है। अब देख, दूध में बहुत पैसा खर्च होता है, इसलिए मैंने ये बकरी ही खरीद ली तेरे लिए। अब खुद ही बकरी का दूध निकालियो और जितना मर्जी पियो, ठीक है? सासू माँ, दिमाग फिर गया है क्या? अरे इसकी देखभाल मेरे बस की नहीं है। देखिए, इसको जहाँ से लाई है ना, वहीं छोड़ कर आओ। मैं पैकेट वाला दूध पीकर काम चला लूंगी, लेकिन बकरी पालना मेरे बस की बात नहीं। अरे बहू, पर लेकर जाइए इस बकरी को। तभी बकरी मैं करती हुई उसके पास जाने लगती है, तो आरुषि डर के मारे अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। ये देखकर उसकी सास जोर जोर से हंसते हुए कहती है, ये आइडिया तो काम कर गया। अब ये बकरी का दूध पीने वाली बहू रास्ते पर आई ना। शिविका की शादी नकुल से 1 साल पहले हुई थी। दोनों पति पत्नी ने शादी के बाद से कभी भी कोई दिन सुख से नहीं बिताया था। हर दिन दोनों में लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। शिविका के इस स्वभाव को देखते हुए नकुल की मां मीशा अपने बेटे की दूसरी शादी करवाने की ठान लेती है और अपने बेटे से कहती है, बेटा नकुल, मुझसे घर में ये रोज चिक चिक बर्दाश्त नहीं होती है। मैं चाहती हूँ कि तू दूसरी शादी कर ले। पर माँ, आप जानती है ना, शिविका ऐसा नहीं होने देगी। वो ना चैन से रह सकती है और ना किसी को रहने देगी। अरे बेटा, उसे बताकर करना जरूरी है क्या? तू कर ले बेटा दूसरी शादी, नहीं तो मुझे जहर दे के मार दे। मैं और इस औरत के साथ नहीं रह सकती हूँ इस घर में। नहीं माँ, ऐसी बातें मत करो। आप जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा। ऐसे ही थोड़े समय बाद नकुल कनिका नाम की लड़की से शादी करके उसे शिविका की सौतन बनाकर घर ले आता है। कनिका एक बहुत ही समझदार लड़की थी, साथ ही वो कॉलेज टाइम से नकुल को जानती भी थी। कनिका को देखकर शिविका गुस्से में कहती है, तो ले आए आप मेरी सौतन, हो गई आपके दिल को शांति। अरे इसे लाने से पहले मुझे ही जहर दे के मार देते ना,
यही दिन देखने के लिए जिंदा रखा था मुझे। तो अभी कौन सा देर हुई है, जहर है मेरे पास, कहो तो दूं। खैर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। माँ जी ये बताइए मेरा कमरा कहाँ है? ले बेटा, घर का सबसे बड़ा कमरा तेरा ही है। तेरे कहे मुताबिक मैंने साफ सफाई करवा कर सामान रखवा दिया है। बाकी किसी चीज की कमी हो तो मुझे बता देना बेटा। जी जी माँ जी जरूर। चलिए जी आप मेरे साथ, थोड़ा आराम कर लेते हैं कमरे में। यहाँ तो वैसे भी लोग जल जल कर गर्मी बढ़ा रहे हैं। इतना बोलकर कनिका धीमा सा मुस्कुराकर नकुल का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है और उसके जाते ही तिलमिलाती हुई शिविका मीसा से बोलती है, माँ जी ये सब क्या है? आज तक जब वो वाला कमरा मैं आपसे मांगती रही तब आपने मुझे तो नहीं दिया। आज वो बाहर वाली आई तो आपने फटाफट उसे वो कमरा दे दिया। मुझे तो आज तक झांकने तक नहीं दिया। चीजें और हक उसी को दिए जाते हैं जो उसके लायक हो, और वो कोई बाहर वाली लड़की नहीं है बल्कि इस घर की बहू है। तो आज के बाद उसे बाहर वाली मत कहना। अब मैं काफी थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ। इतना कहकर मीशा भी वहाँ से चली जाती है और शिविका गुस्से में खुद से कहती है, मेरी सौतन के आते ही सबके रंग बदल गए। अरे उस कमरे पर मेरी सौतन का नहीं मेरा हक है, और अपने हक को तो मैं पाकर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो। मेरी सौतन का कमरा मैंने अपना ना बना लिया तो मेरा नाम भी शिविका नहीं। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कनिका एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभालने लगी थी। अब घर में शांति और खुशी का माहौल बना रहता था। साथ ही नकुल भी कनिका के साथ बेहद ही खुश था। पर ये सब देख देख कर शिविका के दिल पर सांप लेटते रहते थे। ऐसे ही मीशा और कनिका बाजार से बहुत ही सुंदर बेडशीट और पर्दे खरीद कर लाते हैं, जिसे देखकर शिविका कहती है, अरे माँ जी ये सब क्या है? घर में पहले से ही इतने सारे पर्दे और बेडशीट रखी हुई है, फिर ये नए पर्दे और बेडशीट किस लिए लाई हैं आप? ये मैं लेकर आई हूँ अपने कमरे के लिए। ओह अच्छा, महारानी हो ना तुम कहीं की, जो ये इतना महंगा महंगा सामान लेकर आई हो? हाँ हूँ, अपने पति के दिल की और अपनी सास के घर की महारानी। तुम्हें कोई दिक्कत है? माँ जी अगर ये इतनी महंगी बेडशीट और पर्दे अपने कमरे में लगा और बिछा सकती है तो मुझे भी यही सब चाहिए। तो माँ जी से क्या कह रही हो? जाओ जाकर ले आओ, क्योंकि तुम्हारे छोटे से कमरे को सजाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। और वैसे भी ये सारी चीजें मैंने खुद के पैसों से ली है। माँ जी को बस मैं अपने साथ सलाह के लिए ले गई थी। हाँ शिविका, मैंने कनिका को कोई पैसा नहीं दिया। चल कनिका बेटा, मिलकर तेरा कमरा सजाते हैं। इतना कहकर मीशा कनिका के साथ सामान लेकर कमरे की तरफ जाने लगती है। शिविका भी उनके पीछे कमरे में जाने लगती है, पर कनिका उसे रोकते हुए कहती है, जी नहीं, इस कमरे में आपका आना मना है। ये मेरा यानी आपकी सौतन का कमरा है, जिसमें आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो यहीं रहें। इतना कहकर कनिका शिविका के मुंह पर ही कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और शिविका गुस्से में पैर धमकती हुई वहां से चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। कनिका अपने कमरे को सजाने के लिए कभी नया सोफा, तो कभी लैंप, तो कभी गलीचे मंगवाती और घर में ये सब आता देखकर शिविका का पारा चढ़ा रहता था। ऐसे ही एक दिन शिविका अपने कमरे में बैठी खुद से बोलती है, ये सौतन का कमरा तो गले में अटी हुई हड्डी बन गया है, ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है। अरे हर दिन कुछ ना कुछ फलाना ढिमकाना घर में आता ही रहता है, वो भी किस लिए? मेरी सौतन के कमरे के लिए। अरे कितना बड़ा कमरा है जो सब कुछ उसमें भरे ही जा रही है। आज तक मुझे झांक कर देखने भी नहीं दिया अंदर, पर मैं भी शिविका हूँ, सौतन का कमरा तो मैं देख कर ही दम दूंगी। ऐसे ही कभी सफाई के बहाने तो कभी किसी काम के बहाने शिविका कनिका के कमरे में जाने की कोशिश करती है, पर कनिका उसका कोई तरीका कामयाब नहीं होने देती है और हर बार शिविका के तरीके फेल हो जाया करते थे। ऐसे एक दिन हाथों में गंगा जल लिए शिविका सारे घर में छिड़क रही होती है। तभी वो कनिका के कमरे के बाहर जाती है और गेट खटखटाती है। कनिका कमरे से बाहर आती है और आधा दरवाजा बंद करके बोलती है, कहिए क्या काम है आपको? मुझे तुमसे क्या ही काम होगा, मैं तो बस पूजा करने मंदिर गई थी, तो पंडित जी ने कहा कि गंगा जल को सभी कमरों में छिड़क देना, तो तुम भी अपना कमरा खोल दो, मैं छिड़क देती हूँ। हाँ तो ठीक है, ये आप मुझे दे दो, मैं छिड़क देती हूँ। ऐसे कैसे छिड़क दोगी? अरे जब सारे घर में मैंने छिड़का है तो यहाँ भी मैं ही छिड़क कर दूंगी। वैसे ही पंडित जी ने कहा है, जिसने पूजा की है वही गंगा जल छिड़केगा। हाँ तो ठीक है, जो गंगा जल बच गया है उसे तुम अपने ऊपर छिड़क लेना, आपका भला ही हो जाएगा। इतना कहकर कनिका वापस से अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। और इस बार भी शिविका कनिका का कमरा नहीं देख पाती है। ऐसे ही लाख कोशिशें करने के बाद भी
शिविका अपने सौतन के कमरे के अंदर झांक कर भी नहीं देख पाती है। ऐसे ही एक दिन घर के सभी लोग घूमने के लिए बाहर गए होते हैं। घर में शिविका अकेली होती है और खुद से कहती है, आज घर पर कोई नहीं है। आज तो मैं अपनी सौतन का कमरा खोलकर देखकर ही दम दूंगी कि ऐसा कौन सा राजमहल का कमरा है उसके पास। इतना कहकर शिविका फटाफट से कनिका के कमरे की तरफ जाती है और देखती है कि कमरे में ताला लगा हुआ था। कनिका हथौड़े की मदद से ताला तोड़ देती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि कनिका का कमरा एकदम सादा सा था और आज तक वो जो भी सामान खरीद कर लाई थी वो वहाँ पर था ही नहीं। साथ ही वो कमरा शिविका के कमरे से भी छोटा था। ये सब देखकर शिविका का सर घूम जाता है। तभी वहाँ कनिका सभी के साथ आ जाती है और कहती है, क्या हुआ? सौतन का कमरा अच्छा नहीं लगा आपको? ये सब क्या है? ये कमरा तो मेरे कमरे से भी छोटा है और यहाँ वो कुछ भी नहीं है जो सब इतने दिनों से घर में आ रहा है। वो सब कहाँ गया? जी वो सब घर पर ही है, क्योंकि वो सब मैंने अपने कमरे के लिए नहीं, हमारे घर के लिए खरीदा था। मेरी सौतन जी, आपको कभी खुद से और लड़ाई करने से फुर्सत नहीं मिली जो आप घर के बारे में सोचती। पर मुझे पता है ना कि घर की रौनक एक कमरे को सजाने से नहीं बल्कि पूरे घर को सजाने से होती है। वो सारा सामान स्टोर में है। कनिका की बातें सुनकर शिविका को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही उसे उसकी बातों का मतलब भी समझ आ जाता है और अब शिविका सभी के साथ मिलकर रहने लगती है। जिसके बाद कनिका और शिविका मिलकर सारा घर सजाती हैं और हर कमरे को सुंदर बना देती हैं। एम्बी को शुरू से ही खुशबुओं से प्यार था और अपने इसी शौक और प्यार को देखते हुए वो एक शॉप पर परफ्यूम बेचने का काम किया करती थी। अब उसकी उम्र शादी की हो गई थी, इसीलिए उसके घर वाले उसके लिए रिश्ता तलाश रहे थे। एक दिन जब वो घर आती है तो एम्बी की माँ कमली एम्बी से कहती है, हाय हाय, कितनी खुशबू आ रही है तेरे शरीर से। सब लोगों को खुद पर परफ्यूम लगा लगा कर दिखाती है क्या? पूरी महक रही है। साथ खड़े हो पाना भी मुश्किल हो रहा है तेरे तो। माँ, अब परफ्यूम की दुकान में काम करूंगी तो ये तो होगा ही ना। खुशबू तो अच्छी चीज है, इससे क्या परेशानी है? आप भी ना माँ। अच्छा, अब कुछ और कहना है या मैं अपने कमरे में जाऊँ आराम करने? बस बहाने करवा लो इस लड़की से जब देखो। खैर, कल दुकान की छुट्टी कर लियो, कोई लड़का तुझे देखने आने वाला है। राम जाने किसकी किस्मत फोड़ेगी तू। कल देख लेना खुद ही किसकी किस्मत फूटने वाली है। अब मैं कैसे बता दूं? मैंने लड़का देखा थोड़ी है, बस कोई ऐसा मिले जिसको खुशबू की अच्छी पहचान हो। ये बोलकर एम्बी अपने कमरे में चली जाती है और अपने भविष्य के सपने देखते हुए सो जाती है। और अगले दिन पुनीत अपनी माँ सीमा के साथ एम्बी को देखने आता है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर क्या था, चट मंगनी पट शादी। और उसके बाद एम्बी अपने ससुराल में कदम रखती है और उसकी सास उसकी आरती उतारते हुए कहती है, आ जाओ बहू, अपने शुभ कदम इस घर में रखकर मेरे घर के भाग खोल दो। ये सुनकर एम्बी मुस्कुराते हुए घर में आती है और सब रस्मों को पूरा करके जैसे ही वो अपने कमरे में जाती है और अपने पति का इंतजार करती है, तभी बालों में चमेली का तेल लगाए उसका पति वहाँ आता है और उसके बालों से आती हुई महक को सूंघकर एम्बी कहती है, ये आपने कोई अनोखा परफ्यूम लगाया है क्या? वैसे तो मैंने बड़ी परफ्यूम की खुशबू आज तक सूंघी है, लेकिन ये अनोखी है। नहीं नहीं, ये खुशबू परफ्यूम से नहीं आ रही है बल्कि मेरे बालों से आ रही है, क्योंकि मैं बालों में चमेली का तेल लगाता हूँ, क्योंकि इससे बाल स्वस्थ रहते हैं और झड़ते भी नहीं है। ये सुनकर एम्बी झूठा मुस्कुराती है और बात को टाल देती है। लेकिन अब ये रोज का था। रोज उसका पति बालों में चमेली का तेल लगा कर रखता और ये सब देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उसे कुछ बोल पाए। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन जब पुनीत हॉल में बैठा हुआ था, तभी वहाँ एम्बी एक शीशी लेकर आती है और कहती है, पुनीत जी, आप नीचे बैठ जाइए, मैं आपके बालों में बादाम के तेल से मालिश कर देती हूँ। इसकी खुशबू बहुत ज्यादा अच्छी है और इससे बाल भी मजबूत होते हैं। अरे एम्बी, अगर तुमको मेरे बालों में लगाना ही है तो चमेली का तेल लगा लो, रुको मैं लेकर आता हूँ। पुनीत ये कहकर कमरे से चमेली के तेल की शीशी लेकर आता है और एम्बी को ना चाहते हुए भी उसके सर में उसे लगाना पड़ता है। और एक दिन इन सब चीजों से तंग आकर एम्बी अपनी सास कुंती के पास जाकर कहती है, मम्मी जी, पुनीत जी कितने समझदार हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लेकिन फिर भी अपने बालों में चमेली का तेल ही क्यों लगाते हैं? आप उनको कुछ बोलते क्यों नहीं हो? बहू, मेरे पति के जाने के बाद इस पूरे घर की जिम्मेदारी उसने संभाली है और अब उसे चमेली का तेल लगाना इतना पसंद है
तो मैं उसे नहीं रोक सकती बहू। ये तुम दोनों के आपस का मामला है। ये सब सुनकर एम्बी ये फैसला करती है कि वो अपने पति से इस बारे में खुलकर बात करेगी। ऐसे ही अगले दिन जब पुनीत काम पर जा रहा था तो वो उसे रोकती है और उसे कहती है, पुनीत जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप बुरा नहीं मानोगे। अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जिसे बताने से तुम इतना डर रही हो? फिक्र मत करो, बिना डरे बताओ। देखिए पुनीत जी, आप पढ़े लिखे हैं और मुझे आपका ये सर पर चमेली का तेल लगाकर घूमना जरा भी पसंद नहीं है। उम्मीद है कि आप इसे समझोगे। बस इतनी सी बात? ऐसा था तो पहले बता देती। अब से मैं चमेली का तेल अपने सर पर नहीं लगाऊंगा। और अभी मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे देर हो रही है। आते हुए एक नया तेल अपने साथ लेकर आऊंगा। इतना कहकर पुनीत एम्बी का माथा चूमकर ऑफिस के लिए निकलता है और एम्बी ये सोच सोच कर खुश थी कि उसने अपने पति को तेल लगाने की आदत से दूर कर दिया। जिसके बाद वो सारा दिन घर का काम करके बिताती है और शाम के समय जब वो रात का खाना रसोई में बना रही थी तो उसे मोगरे के फूलों की खुशबू आती है और वो कहती है, ये अचानक मोगरे के फूलों की खुशबू कहाँ से आने लगी? जरूर सरला आंटी आई होंगी, वही भर भर के मोगरे लगाती हैं। ये सोचकर एम्बी हॉल में देखने आती है तो पाती है कि उसका पति हॉल में बैठा है और जांच पड़ताल करने के बाद एम्बी को एहसास होता है कि ये खुशबू उसके बालों से आ रही है। और पुनीत कहता है, अब तो तुम खुश हो ना? मैंने चमेली का तेल लगाना बंद कर दिया और ये खुशबू कितनी तगड़ी है ना? पुनीत जी, सच सच बताइए, आपके ऑफिस में आपको कोई कुछ कहता नहीं है क्या? इससे अच्छी तो आपके चमेली के तेल की खुशबू थी। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कल से वही लगा लेना, इसे बंद कर दो। ये बोलकर एम्बी समझ जाती है कि पुनीत से और बहस करने का कोई फायदा नहीं है और वो मुंह बनाती हुई वहाँ से चली जाती है। और बेचारा मासूम पति पुनीत ये सब होते देखकर खुद से कहता है, भगवान ही जाने इन लड़कियों का क्या सीन है, कभी कुछ बोलती है कभी कुछ। पुनीत फिर से अपना चमेली का तेल रोज अपने सर में लगाने लगता है और एम्बी भी डर के मारे शिकायत करना छोड़ देती है कि कहीं पुनीत कोई और खुशबू ना लगाने लगे। ऐसे ही एक दिन जब पुनीत ऑफिस से आता है तो देखता है कि एम्बी की सहेलियां रोज और चारू घर आई हैं और उन्हें दुआ सलाम करने के बाद वो अपने कमरे में जाता है और एम्बी उनसे बातें कर रही थी कि तभी रोज कहती है, अरे यार, ये कैसी खुशबू थी? तेरे पति सर में चमेली का तेल लगाता है। वाह वाह, बीवी परफ्यूम बेचती है और पति चमेली का तेल लगाता है। राम मिलाई जोड़ी, एक अंधाई कोड़ी। सही है। कई लोग देखे, लेकिन आज तक तेरे पति जैसा चंपू तो मैंने देखा ही नहीं। वैसे तो एम्बी अपनी दोस्ती का लिहाज रखती है, लेकिन अपने पति के बारे में ये सब सुनकर एम्बी को गुस्सा आता है और वो उन दोनों पर भड़कते हुए कहती है, क्या मजाक लगा रखा है तुम दोनों ने? तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? मेरे ही घर में बैठकर, मेरे ही आगे, मेरे ही पति की बुराई करते हुए। अरे मेरा पति जैसा भी है, लेकिन चारू, उसने मुझे तुम्हारे पति की तरह छोड़ा नहीं है। और रोज तुझे बड़ी हंसी आ रही है। अपने पति का गंजा सर देख देख कर हंसी नहीं आती क्या? आई बड़ी मेरे पति में कमियां निकालने वाली। अरे यार, तू तो भड़क गई। हम तुझे थोड़ी ना कुछ बोल रहे थे, हम तो तेरे पति को बोल रहे थे। मैं तुम दोनों को ये बात क्लियर कर दूं कि मेरा पति और मैं अलग नहीं है और मैं जरा भी उनकी बुराई नहीं सुनूंगी। छोड़ ना एम्बी, जाने देना। हाँ, जाने ही दे रही हूँ, इससे पहले कि मेरा पारा और बढ़ जाए और मैं गंदी गंदी गालियाँ देकर तुम दोनों को इस घर से रफा दफा कर दूं। निकल जाओ यहाँ से। एम्बी की बात सुनकर दोनों डर जाती हैं और माफी मांगती हुई वहाँ से चली जाती है। ये सब करने के बाद एम्बी अपने पति के पास उसके कमरे में जाती है और उसे पीछे से गले लगाती है। तभी पुनीत कहता है, और बताओ जान, गई तुम्हारी सहेलियाँ? हाँ गई, तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। अच्छा, अब बताओ ना क्या बोल रही थी, मैं भी सुनूं तुम्हारी सहेलियाँ मेरे बारे में क्या सोचती है। यही कह रही थी कि तुम बहुत अच्छे हो और मेरा बहुत ख्याल रखते हो। और ये चमेली का तेल। ये चमेली का तेल क्या? पूरा बताओ ना। ये चमेली का तेल उनको बहुत पसंद आया और इसकी खुशबू उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो मैंने इसीलिए उनको भगा दिया। ये बोलकर एम्बी प्यार से पुनीत के गले लगती है और कभी अपने पति को चमेली का तेल लगाने से मना नहीं करती, क्योंकि उस तेल का इस्तेमाल करना उसकी खुद की चॉइस थी और अपनी पसंद से जीने का अधिकार वो अपने पति से नहीं छीनना चाहती थी। और धीरे धीरे एम्बी को भी चमेली के तेल से आने वाली सौंधी सौंधी खुशबू भाने लगती है। घर से तैयार होकर हाथों में खाने का डिब्बा लिए
कामचोर कुंदन शर्मा अपनी बीवी मालती को बाय कहकर घर से काम के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाकर वो एक ताश खेलने के अड्डे पर जाकर बैठ जाता है और आराम से ताश खेलने लगता है। तभी वहाँ बैठा हुआ अनुज नाम का लड़का कुंदन से कहता है, कुंदन भाई तेरी तो मौज है, रोज तू भाभी को पागल बना देता है कि तू काम करने जा रहा है और यहाँ आके ताश खेलता है। अनुज भाई, यही तो तरकीब है तेरे भाई की। आज तक तेरी भाभी को पता नहीं चला कि मैं तो कभी काम पर गया ही नहीं। अरे मैं एक कामचोर इंसान हूँ और काम वाम मुझसे नहीं होता ये सब। ठीक है भाई, लेकिन कहीं ऐसा ना हो एक दिन तुझे मुंह की खानी पड़े। ऐसे धोखा देना गलत बात है। अनुज इतना बोल ही रहा होता है कि तभी हाथों में बेलन लिए मालती कुंदन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और धम से उसकी कमर पर बेलन से एक जोरदार वार करती है और गुस्से में बोलती है, क्यों जी, बहुत पागल बना लिया आपने मुझे। मैं सोचती थी रोज आप तैयार होकर काम पर जाते हैं, पर मुझे क्या पता था कि मेरा पति कामचोर है। सारा दिन इस अड्डे पर बैठकर ताश की पत्तियों पर लगा रहता है। घर चलो, आज तुम्हारी अच्छे से सेवा करूंगी। इतना कहकर मालती कुंदन को सुनाती हुई अपने साथ घर ले जाती है और जोर जोर से उससे झगड़ा करने लगती है और कहती है, मुझे समझ नहीं आता कुंदन, आखिर तुम अपना ये कामचोर बनना कब छोड़ोगे? अरे शर्म नहीं आती आपको? दिखता नहीं है घर में पैसों की जरूरत है, वो तो सासू माँ की पेंशन आ जाती है जिससे घर का खर्चा चल रहा है, वरना तुम तो। अरे मालती, इतना गुस्सा क्यों करती हो? मैं सच में काम पर ही जाता था। वो तो बस आज ही ताश खेलने बैठ गया, तुम्हारे सर की कसम। अरे कम से कम मेरे मांग की सिंदूर की लाश तो रख लो, मेरी झूठी कसम खाए जा रहे हो। अरे काम नहीं करना तो साफ मना कर दो, कम से कम झूठ तो मत बोलो। मालती का गुस्सा देखकर कुंदन वहाँ से जाना उचित समझता है और चुपचाप जाकर अपने कमरे में पसर कर टीवी देखने लगता है। वक्त बीतता जाता है और कुंदन की काम चोरी बढ़ती ही जा रही थी। यदि उसे कहीं थोड़ा काम मिलता भी तो वो जानबूझकर कोई न कोई बहाना बनाकर उस काम को करने से मना कर देता है। उसकी इन्हीं हरकतों से परेशान होकर एक दिन मालती अपनी सास सरोज से कहती है, माँ जी, मुझे समझ नहीं आता आखिर किस तरीके से कुंदन जी को समझाऊं। कितने कामचोर हैं, घर में पड़े पड़े आराम ही आराम करते हैं। बेटा, मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ, अब मैं भी क्या करूँ? मैं भी उसे समझा समझा कर थक गई। लेकिन माँ जी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन कुंदन जी की हड्डियाँ घर बैठे बैठे ही जाम हो जाएंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मालती और सरोज लाख कोशिशें करती हैं, पर कुंदन को किसी भी तरीके से काम पर नहीं लगा पाती। ऐसे ही एक दिन हाथों में ढेर सारे कपड़े लिए मालती कुंदन के पास जाती है और कहती है, सुनिए जी, इन कपड़ों को जरा इस्त्री कर दीजिए। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें क्या मैं कपड़े प्रेस करने वाला नजर आता हूँ जो तुम्हारे कपड़े प्रेस कर दूं? वैसे सच कहूँ तो आप मुझे कामचोर के सिवा कुछ नजर नहीं आते, जिसे खाली बैठ के खाने की आदत है। अरे सारा दिन घर में खाली पड़े रहते हो, थकते नहीं हो क्या? जरा कपड़े प्रेस कर दोगे तो कौन सा हाथ घिस जाएंगे आपके। और अगर घिस गए तो क्या तुम बाजार से ला दोगी? अपना काम खुद करो, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मेरा जो मन करेगा मैं वही करूँगा। और हाँ, भूख लगी है मुझे, जाकर मेरे लिए बढ़िया सा खाना बनाओ। मालती मन ही मन कुंदन को कोसती हुई वहाँ से चली जाती है और रसोई में जाकर उसके लिए खाना बनाती है और कुछ देर बाद गर्मा गर्म खाना कुंदन को खाने के लिए देती है। तभी वहाँ सरोज आ जाती है और कहती है, अरे कुंदन बेटा, वो पड़ोस वाले वर्मा जी है ना, उनका बेटा समीर जो दफ्तर में लगा है, वो कह रहा था कि उनके दफ्तर में एक लड़के की जगह खाली है, 15,000 महीना दे रहे हैं। बेटा वहाँ तू लग जा, मेरा क्या भरोसा है कब इस दुनिया से चली जाऊँ। हाँ हाँ ठीक है, चला जाऊंगा। कह देना समीर को मेरे फोन पर सारी डिटेल भेज दे। देखो, हर बार की तरह इस बार भी काम के लिए मना मत करके आना, समझ गए? खाना खत्म करने के बाद कुंदन अपने कमरे में जाकर आराम करने लगता है और अगले दिन समीर के दिए पते अनुसार वह उसके ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाता है, जहां कुंदन को जॉब के लिए फाइनलाइज कर लिया जाता है। कुछ दिन तो कुंदन मन लगाकर काम करता है, पर धीरे धीरे वह काम से ऊब जाता है और वह उस काम से पीछा छुड़ाने की तरकीबें अपने मन में बनाने लगता है। ऐसे ही एक सुबह जब मालती कुंदन को ऑफिस जाने के लिए उठाती है, तभी वह धीमी सी आवाज में कहता है, मालती, आज मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। मुझे मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही। मैं कल चला जाऊंगा, आज थोड़ा आराम करने दो।
जी ठीक है, कोई नहीं, आप आराम करो, मैं आपके लिए नाश्ता और दवाई लेकर आती हूँ। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है और जल्दी से कुंदन के लिए नाश्ता और दवाई लाती है। कुंदन फटाफट से नाश्ता करके दवाई खा लेता है, फिर आराम से सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुंदन रोज कोई न कोई बहाना लगाकर ऑफिस ना जाकर घर में ही बैठ जाया करता था। मालती को उसकी सारी चाल समझ में आने लगी थी। वह जान चुकी थी कि कुंदन फिर से काम चोरी करने लगा है। मालती कुंदन को लाइन पर लाने के लिए उसके दोस्त अनुज के पास जाती है और कहती है, अनुज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुंदन को उसकी काम चोरी से निजात दिलाने के लिए। क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ भाभी, जरूर करूँगा। आप बताओ तो मुझे करना क्या है। ठीक है अनुज, मेरे पास एक तरकीब है। इतना कहकर मालती अनुज को सारी बात बताती है, जिसके बाद वह वापस अपने घर चली जाती है और घर जाकर सरोज को अनुज के साथ हुई सारी बात बता देती है। ऐसे ही एक सुबह हाथों में कपड़ों का भरा बैग लिए अनुज सरोज के घर आता है और उसे देख सरोज कहती है, अरे बेटा अनुज, आओ आओ, तुम्हारे इंतजार में कब से राह तक रहे थे मैं और बहू। हाँ माँ जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे और आप अब आ रही हैं। चलिए आइए, साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। अनुज सरोज और मालती की बात सुनता है। अनुज उनके साथ नाश्ता करने के लिए टेबल पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर कुंदन आ जाता है और अनुज को अपनी जगह बैठा देखकर मालती से बोलता है, ये क्या हो रहा है? तुम दोनों इतना प्यार से पेश आ रहे हो इससे, और ये इतनी सुबह सुबह हमारे घर पर ये क्या कर रहा है? किस काम से आया है ये? वो क्या है ना बेटा, अब तू तो कमाता नहीं, तू तो ठहरा कामचोर, पर हमारे घर को एक कमाने वाले की जरूरत है ना, इसलिए मैंने अनुज को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है। अब से मैं अनुज को माँ का प्यार दिया करूँगी और अनुज घर का खर्चा दिया करेगा। अब जैसे माँ जी ने अनुज जी को अपना मुंह बोला बेटा बना लिया है, मैंने भी अनुज जी को आपकी जगह देकर मुंह बोले पति बना लिया है। अरे डार्लिंग, तुम सही कह रही हो। तुम तो मेरी मुंह बोली पत्नी हो। फुल ऐश करेंगे हम दोनों। मैं कमा कर लाऊंगा और तुम जम के उड़ाना, कोई रोक टोक नहीं करेगा तुम्हें। ये क्या बकवास लगा रखी है तुम दोनों ने? और तू बे मेरी जगह लेगा? जाकर गंदी नाली में मुंह धो ले। माँ, आप पागल हो गई हो क्या? किसी को भी अपना बेटा बना लोगी? और मालती, तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया है जो तुम किसी को भी अपना मुंह बोला पति बना लोगी? तुम्हारा पति मैं हूँ, समझ गई? जी, अगर आपको इतना ही गुस्सा आ रहा है तो आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि उतना ही गुस्सा हमें भी आता है जब आप ऐसे काम चोरों की तरह घर पर बैठते हो। अरे लोग कितने ताने देते हैं, कभी सोचा है आपने? लेकिन फिर भी हम आपको कुछ नहीं कहते। हमारा आज परिवार छोटा है, लेकिन कल को हमारे भी बच्चे होंगे, क्या उन पर खर्चा नहीं होगा? बेटा, बहू बिल्कुल सही कह रही है। अगर तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो आज तो हमने यह सब नाटक किया था, लेकिन अगली बार हम सच में अनुज को अपना बेटा बना लेंगे और तुझे इस घर से धक्के मारकर निकाल देंगे। अब तो अपनी कामचोरी छोड़ और काम पर लग जा, नहीं तो माँ, बीवी और घर तीनों हाथ से जाएंगे। मालती और सरोज की बात सुनकर कुंदन को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही वो अपनी काम चोरी छोड़कर अच्छे से ऑफिस जाना शुरू कर देता है और हर महीने तनख्वाह लाकर मालती के हाथों में रखता है। अब मोहन की जिंदगी में काम चोरी छोड़कर बाकी सारी खुशियाँ थी।